शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आप एक-दूसरे के साथ देने की कसमें खाते हो, वादे करते हो। पर आज के केस में जो कुछ हुआ उसने सबको हिला के रख दिया इंक्लूडिंग मी। ये वो केस था जिसने पूरी दुनिया में काफ़ी सनसनी मचाई थी और काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी थी। सो दोस्तों मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल क्राइम एंड इंडिया पर। तो वैसे तो ये केस किसी थ्रिलर मूवी जैसा लगता है, बट ये सब कुछ हकीकत में जिसको सुनकर आपके रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। अभी ना आपकी ज़िंदगी में ऐसे खुशगवार लम्हात होते हैं जो आपकी ज़िंदगी भर याद रहते हैं। पर आज के केस में किसी भी दर्दनाक मौत और सिस्कियाँ बन के रह गई। सो दोस्तों इस केस में विक्टिम का नाम था राजा रघुवंशी। 30 साल का इंदौर की वेल सर्विस फैमिली से ताल्लुक रखने वाला था। राजा अपने फैमिली बिजनेस को रन करते थे रघुवंशी ट्रांसपोर्ट। रघुवंशी ट्रांसपोर्ट बेसिकली स्कूल और कोचेज को बसेस रेंट पर प्रोवाइड करते थे। राजा वॉज रिस्पॉन्सिबल अपने माँ बाप का ख्याल रखना, बहन भाइयों का ख्याल करने वाला लड़का था। तो उसकी फैमिली ने सोचा कि मैं राजा की अरेंज मैरिज करवाई जाए और राजा की बात से कोई खास एतराज नहीं था क्योंकि वो काफी ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड था और वो चाहता भी यही था कि उसकी अरेंज मैरिज हो, जिसके लिए एक मैट्रिमोनियल साइट पे राजा की प्रोफाइल अपलोड की गई, जिससे 25 साल सोनम का रिश्ता राजा के लिए आया। सोनम भी सेम कम्युनिटी से ताल्लुक रखती थी, वेल सेटल थी और एज ग्रुप में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो हर किसी के परफेक्ट मैच लग रहा था। सोनम के फादर एक गुड फैक्ट्री के ओनर थे जहाँ वो अकाउंट्स वगैरह का काम संभालती थी। हर किसी को परफेक्ट मैच लग रहा था क्योंकि दोनों वेल सेटल करने से ताल्लुक रखते थे। तो सबने सोचा कि ना बात को आगे बढ़ाया जाए। वैसे कोई अरेंज मैरिज थी बट एक दूसरे को जानने के लिए राजा सोनम से बात करना चाहता था, जिसके लिए नंबर एक्सचेंज हुआ और जिसके बाद राजा सोनम से अक्सर बात करता भी था। बट राजा को अक्सर ये फील आती थी या ये वाइब आती थी कि जैसे सोनम इस शादी से इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि सोनम राजा के मैसेज को घंटों घंटे तक रिप्लाई नहीं करती थी, कभी जवाब नहीं देती थी। यहाँ तक कि राजा जब सोनम से मिलने की बात करते थे, इवन कॉफी तक पीते थे, सोनम और उसका परिवार ये कह के मना कर देते थे कि हमारे परिवार की लड़की शादी से पहले बाहर लड़कों से नहीं मिलती है। तो राजा की बात अक्सर फील भी होती थी और उसे नेगेटिव वाइब भी आती थी, जिसका जिक्र उसकी मदर से भी किया था। को थोड़ा सा ऐसा डाउट हुआ था कि मम्मी वो मेरे को टाइम नहीं दे पा रही है। बोले तो शादी के बाद क्या टाइम देगी? बोले तो मैंने बोला था बेटा तुम ही बात कर लिया करो। तो बोले नहीं, बोले कि ये ना मेरा मैसेज का जवाब नहीं देती घंटों घंटे, तो मैं क्यों करूंगा बात, बोले कि इनिशियली तो सबको ये लगा कि कोई ट्रेडिशनल है जिसकी वजह से सोनम और उसका परिवार मिलने से मना करता है। इवन एंगेजमेंट के बाद भी जब सोनम ने काफी ज्यादा दूरी बना के रखी तो वो राजा की मदद ने सोनम से बात करने की कोशिश की और उसे समझाया कि मेरा बेटा सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है ताकि तुम दोनों एक दूसरे को समझ सको। ने एक बार फोन लगाया था उनकी मम्मी को कि राजा बोल रहा है कि मेरे को सोनम से मिलना है अकेले में, मेरे को पिक्चर देखने जाना है, मेरे को घूमना है। तो उनकी मम्मी ने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ की बच्चों ने ऐसी नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ी सख्ती है, बोले उसके पापा को ये चीज पसंद नहीं है, बोले। राजा की मॉम के बात करने के बाद सोनम ने राजा को पहले से टाइम देना शुरू कर दिया, इवन उसके मैसेज और अपने ब्लैक जिसके बाद सबको लगा कि चीजें नॉर्मल हो गई हैं। राजा को जो खदशात थे या नेगेटिव वाइब आती थी वो काफी ज्यादा सेटल हो गई थी और काफी ज्यादा नॉर्मल लगने लगा था। सो दोस्तों कोई दिन ना तो 11 मई को राजा और सोनम की शादी काफी ज्यादा धूमधाम से होती है, जिसमें परिवार के सब लोग शिरकत करते हैं। इवन यू कैन से कि काफी ज्यादा एक ग्रैंड वेडिंग थी। बट किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि कुछ दिनों के बाद सब कुछ बर्बाद होने वाला है, सब कुछ तबाह होने वाला है। शादी के कुछ दिनों बाद ही सोनम ने राजा से हनीमून पे जाने की जिद पकड़ ली। राजा को इतनी जल्दी नहीं थी हनीमून पे जाने की, बट सोनम ने राजा को बिना बताए मेघालय की 2 टिकट्स बुक कर ली। इवन उसने राजा से इस बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं किया, उसे बताया भी नहीं। राजा ने जब अपनी मॉम को बताया कि सोनम ने उसे बिना बताए टिकट बुक कर ली तो उसकी मॉम ने कहा कि सब कुछ तय हो गया, सब कुछ हो गया तो चले जाइए। उसे नॉर्मल करने होता है कि अगर सब कुछ हो ही गया तो चले ही जाए। इवन एक वजह ये भी थी कि सोनम ने अपनी सास से कहा था कि वो राजा के टेम्पल जाना चाहती है। सो जिससे एक धार्मिक भावना भी जुड़ गई थी कि सोनम ने पहली बार शादी के बाद बाहर जाने का कहा और वो भी टेम्पल। सो दोस्तों जिसकी वजह से राजा की मॉम ने हमें करी कहा कि चले जाओ। इन सब बातों में काफी ज्यादा चीजें सस्पिशियस थी जो राजा ने नोट भी की। इवन उसने अपनी मॉम को भी बताया। तो उनकी जाने की टिकट कराई ना, तो राजा ने मेरे को बता दिया मम्मी वो सोनम ने टिकट करा ली है मेरी और मेरे को परसों के रोज निकलना है। तो मैंने कहा, बेटा इतने जल्दी? तो बोला अब तो उसने टिकट करा ली, बोले की तो बोलती चलना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है बेटा चले जाओ। मैंने कहा, कितने दिन में आओगे? तो बोले 7 दिन। तो दोस्तों सोनम ने जाने की तो टिकट बुक कराई बट वापसी की टिकट बुक नहीं करा, जबकि ये लोग सिर्फ 6 या 7 दिन के लिए जाने वाले थे। जो काफी ज्यादा सस्पिशियस था या यू कैन से
लिटिल बिट अनोइंग। सो दोस्तों, अपनी शादी से 9 दिन के बाद 20 मई को राजा और सोनम अपने गायले के लिए अपने हनीमून के लिए निकलते हैं। राजा की मॉम को ये बात क्लियरली याद है कि जब उनकी बात अपने बेटे राजा से एयरपोर्ट में हुई थी, तो उसने गोल्ड चेन पहनी हुई थी, जिसने उनको चिंता में डाल दिया था। इवन उन्होंने राजा से ये भी कहा कि इतना दूर चेन वगैरह पहन के ट्रैवल करना सेफ नहीं है, तो उस पर राजा ने कहा कि वो खुद भी चेन नहीं पहनना चाहता था, बट सोनम वॉज इंसिस्टिंग और वो सोनम से इस बात पर लड़ना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से उसने ये चेन पहनी। तो दोस्तों, 22 मई को वो लोग मवाकियत विलेज पहुंचते, जहाँ से वो ट्रैकिंग करते हुए ऊपर जाने वाले थे झरना देखने के लिए। वैसे तो ये काफी ज्यादा डेंजरस जगह है, पर उतनी ज्यादा हसीन और खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा चढ़ाई है, अप्स एंड डाउन है। जितनी ज्यादा खूबसूरत है, उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी है। इवन यहाँ पे काफी ज्यादा लिविंग रूट्स ब्रिजेस हैं, जिसका आम भाषा में कहते हैं कि लकड़ी से बनाए हुए ब्रिजेस। सो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने केस की तरफ। बाहर से सब कुछ नॉर्मल और हसीन लग रहा था, जैसे हम लोग हनीमून पे जाते हैं वैसे ही ये लोग भी ट्रैकिंग करने का इरादा था। ये लोग ट्रैकिंग करते हुए ऊपर जाने वाले थे। वैसे तो सब कुछ नॉर्मल और परफेक्ट लग रहा था। इवन ट्रैकिंग के दरमियान एक बार फिर राजा की मॉम की बात राजा और सोनम से हुई, और बाई चांस एक कॉल रिकॉर्ड भी हो गई। वैसे तो कॉल पे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। हेलो। हाँ। ऊपर है। हाँ। मैंने आगे नीचे कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे के नीचे? आप जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? खा लिया मैं। क्या खा लिया? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अभी मैं पहुंचा यहाँ से निकलूंगा। हाँ, तो वही तो मैं कह रही थी, इनके आज तो आपको उपवास होगा। मैं फरियाद बना रही थी, मुझे याद आई थी एकदम से। अभी खाया नहीं है, नहीं बनाया ही है। तो खा लो। क्या झरना देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? जो देखने गया था ना झरना। झरना नीचे से दिख जाता है ना? नीचे इतना दूर था। हाँ, वो झरना देखने के लिए तो वहां से गया। वो तो अपन को वहां से लगता है। तो ऊपर चढ़ के मैं नीचे उतर के देख लगा। नहीं, अच्छी जगह थी। वैसे वीडियो बना के ला भी रहा तुम? अच्छी बात नहीं, वीडियो बना के ला रहा हूँ कि नहीं? डल तो तेरे वीडियो तो डल नहीं रहा। क्या क्या देख रहा? क्या क्या देख के आ रहा है? क्या रहा? नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा? अरे नेट नहीं चल रहा, मैं चालू हुआ, नेट ही नहीं चल रहा। आप घूम रहा हुआ तो। आओ। अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और? 2 दिन और बचे? तो आज तो बहुत थक जाएंगे, ऐसे पड़ेंगे इनके। आज तो कुछ थक जाए, आज तो कुछ थक गए होंगे ना। जगह देखी। हाँ। सोनम ने अपनी सास को बताया कि सोनम का पास चल रहा है, राजा वाज इंसिस्टेंट टू ब्रेक द पास्ट, क्योंकि ये लोग ट्रैकिंग करते हुए ऊपर जाने वाले थे, और राजा बार बार इंसिस्ट कर रहा था पास तोड़ने के लिए। और ये भी बताया कि ये लोग चढ़ाई पे हैं और ऊपर जा रहे हैं झरना देखने के लिए। इस पर राजा की मम्मी ने यहाँ से कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर खाने के लिए कहा। और आज तो पास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ ना, मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। हाँ, तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब तो मैं ऊपर से चढ़े जंगल में हूँ, यहाँ से आप कुछ मिलेगा वो अंदर, वो पहाड़ के अंदर माना कर थी मैंने, तो सुनते नहीं। हाँ हाँ, चलो। वही तो कह रही। हाँ, क्या देखने पहुंच गए थे? देखने गए थे। हाँ, बड़ा वाला। हाँ, नीचे से जो आने तो हालत खराब हो गई। कुछ नहीं हुआ। कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? अभी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा। हम यहाँ से निकलूंगा। तो खा लो। क्या रहा? नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा? अरे नेट नहीं चल रहा, मैं चालू हुआ, नेट नहीं चल रहा। आपको अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और? 2 दिन और बचे। जिस पर सोनम ने ये बताया कि ये लोग जंगल के बीचों बीच है, जहाँ पे कुछ भी मिलना नामुमकिन है। और ये भी बताया कि ये लोग वाटरफॉल देखने जा रहे हैं। फिर इन लोगों ने अपने आने वाले सफर के बारे में बताया।
सो दोस्तों फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन राजा की हत्या हुई। नेक्स्ट डे इन लोगों ने शिप्रा गेस्ट हाउस से 5 दिन के करीब चेकआउट किया और एक रेंटेड स्कूटर पे अपने सफर की तरफ निकल गए। और यही वो दिन था जिसने कंप्लेन करवाई। क्योंकि क्योंकि इन लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि ये लोग सिर्फ 7 दिन में वापस आने वाले थे। आफ्टर फ्यू डेज पुलिस फाउंड द रेंटेड स्कूटर आउटसाइड अ रेस्टोरेंट इन शिलोंग। स्कूटर अबेडेंट पाया गया जिसके पास कोई भी नहीं था। इवन स्कूटर की कंप्लेन भी रेस्टोरेंट वाले ने पुलिस वाले को की। एक नामालूम स्कूटर खड़ा हुआ है जिसका कोई भी पूछने वाला नहीं है, कोई भी काफी टाइम से उसे लेने नहीं आया है। जिसके बाद पुलिस ने आके स्कूटर को अपनी कस्टडी में लिया। After recovering the scooter, police launches a big search operation to find this couple। एक कपल जो हनीमून पर आया था और सडनली मिसिंग हो गई, जिसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो गया कहाँ। और सबके जहनों में एक ही सवाल था कि एक कपल जो हनीमून पर आया वो रातों रात कहाँ गायब हो गया। बट ड्यू टू हैवी रेन इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइंड राजा एंड सोनम, क्योंकि रेन के चलने आपकी विजिबिलिटी काफी ज्यादा लो होती है और देखने में उतनी ज्यादा मुश्किल पेश आती। आफ्टर 10 days of search operation, police found semi decomposed body of Raja near Sutong waterfall। इस डिस्कवरी ने राजा की फैमिली को पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया। उनकी जो भी उम्मीदें थी कि उनका बेटा कभी लौट कर आएगा या वापस आएगा, सब टूट गई और राजा की फैमिली कंप्लीटली शॉक में आ गई। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी थी कि 26 मई राजा और सोनम के भाई शिलोंग पहुंचे थे राजा और सोनम को ढूंढने के लिए, बट ड्यू टू हैवी रेन दे वर अनएबल टू फाइंड देम। बट नाउ राजा वाज डेड। बट राजा और सोनम की फैमिली सोनम को बिल्कुल सही सलामत वापस लाना चाहती थी, क्योंकि उनका बेटा तो चला गया था, फिर वो अपनी बहू को सही चाहती थी कि वो जिंदा वापस आए। जिसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा कोशिशें करना शुरू कर दी। वो राजा को तो खो चुके थे, बट वो सोनम को जिंदा वापस लाना चाहते थे और इसके लिए वो काफी ज्यादा कोशिशें भी कर रहे थे। इवन उन्होंने मीडिया में काफी ज्यादा नेगेटिव बयान भी दिए थे, मेघालय इज नॉट सेफ, कि मेघालय कपल्स के लिए सेफ नहीं है। मेघालय को लेकर काफी ज्यादा थ्योरी के मार्केट में, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को लग रहा था कि किसी ने राजा को मर्डर कर दिया और सोनम को किडनैप कर लिया है और ये किसी लोकल गैंग का काम है। इसी दरमियान ये केस काफी ज्यादा वायरल हुआ, मीडिया में काफी ज्यादा हाइप बना इसने। मीडिया में काफी अरसे तक ये चर्चे में रहा। मुख्तलिफ थ्योरीज आने लगी, हर कोई मेघालय और उसके स्टेट को जिम्मेदार ठहरा रहा था। यहाँ तक कि राजा की फैमिली तो ये भी कह रही थी मेघालय इज नॉट सेफ, क्योंकि उनके बेटे का मर्डर हो गया था, पहुल लापता थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस टाइप के बयान दिए। राजा के भाई विपिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि शिलोंग के किसी लोकल गैंग का काम है, जहाँ वो टूरिस्ट को टारगेट करते हैं और मेल पार्टनर को मर्डर कर देते हैं और फीमेल पार्टनर को किडनैप कर लेते हैं। और ये सब इस वजह से उनके जहन में आ रहा था कि राजा ने चेन वगैरह पहनी थी और सब कुछ मिसिंग थे जब उसकी बॉडी मिली। दिखने में सबको यही लग रहा था कि जैसे ये लूट मार के दरमियान राजा को मर्डर कर दिया गया। एवरीथिंग वाज मिसिंग। इवन राजा की वो गोल्ड चेन जो उसने एयरपोर्ट पे पहनी थी और जिसका जिक्र उसने अपनी मदर से भी किया था। राजा की फैमिली वाज कन्विंस कि ये किसी लोकल गैंग का ही काम है और उन्हीं लोगों ने राजा का मर्डर किया और सोनम को किडनैप किया। इवन राजा की फैमिली सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रही थी। राजा की बॉडी से कुछ दूर दूर ही पुलिस को एक व्हाइट शर्ट और एक स्मार्ट वॉच भी मिली थी और एक टूटा हुआ मोबाइल भी मिला था। और थोड़ी दूर उनको एक दाव यानी खंजर भी मिला था, जो मर्डर वेपन साबित हुआ। इनिशियली तो सबको ये लग रहा था कि राजा जैसे वाटरफॉल से गिर के मर गया हो, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ उसमें सच का खुलासा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया, सबको परेशान कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राजा को उसी दाव से बाद में हमला करके मारा गया या कत्ल किया गया है। दाव दिखने में बिल्कुल ट्रेंडिंग लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सिर्फ राजा को मारने के लिए ही खरीदा गया हो। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये भी थी कि दाव एक लोकल वेपन नहीं है, जिसने पुलिस का शक भी लोकल गैंग्स पे था वो कम्प्लीटली ट्रांसफर कर दिया था या चेंज कर दिया था, क्योंकि लोकल गैंग्स कभी भी इस टाइप के वेपन यूज नहीं करते हैं। शायद राजा के मर्डर्स को ये बात पता ही नहीं थी कि लोकल वेपन नहीं है। यहाँ पे एक थ्योरी ये भी थी कि जिन्होंने राजा का मर्डर किया उनको पता ही नहीं था कि ये लोकल वेपन नहीं है। वो ये पोर्ट्रे करना चाहते कि जैसे किसी लोकल गैंग ने किया। एक गाइड ने पुलिस को आगे से ये भी आके बताया कि उसने भी राजा और सोनम को 3 अननोन लोगों के साथ बात करके देखा था, बट वो उनकी बातें नहीं समझ पाए क्योंकि वो लोग हिंदी में बात कर रहे थे और मेघालय की नॉर्मल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, जिसकी वजह से वो उनकी बातें नहीं समझ पाए।
अब पुलिस का शक टोटली इन 3 लोगों पर था और ये 3 लोग थे आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी। लोकल गाइड बिल्कुल भी ये बात नहीं समझ पा रहा था कि लोग क्या बात कर रहे हैं। बट गाइड वाज डैम श्योर दैट दे आर नॉट लोकल। देयर वाज अ लैंग्वेज बैरियर क्योंकि मेघालय के लोगों को हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती। अब पुलिस का टोटल शक इन 3 लोगों पर था जो राजा और सोनम के साथ देखे गए। पुलिस वाज कन्विंस्ड कि इन तीनों ने राजा का मर्डर किया और सोनम को किडनैप किया है। सो दोस्तों, नाउ केस का वो एंड जिसने केस को पूरी तरीके से पलट के रख दिया और केस ने पूरा यू टर्न ले लिया। एक तरफ मेघालय का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सोने में ढूंढने में लगा हुआ था और राजा की फैमिली शोक में थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला के रख दिया। तभी 9 जून अराउंड 1:30 PM राजा के घर पे एक फोन आता है एंड गेस व्हाट, हु वाज ऑन द अदर साइड? इट वाज सोनम। सोनम की आवाज सुन के राजा की फैमिली को थोड़ा बहुत रिलीफ मिला। एटलीस्ट उनकी बहू सोनम अलाइव थी। सोनम ने फोन पे ये बताया कि वो उत्तर प्रदेश के किसी काशी ढाबे पर है और उसके पास उसका अपना फोन भी नहीं है। इस कॉल ने काफी ज्यादा सवाल जन्म दिए थे, जैसे वो मेघालय में थे तो वो उत्तर प्रदेश कैसे पहुंची है। सोनम ने फोन पे राजा के बारे में क्यों नहीं पूछा। इवन शी डिड नॉट आस्क अबाउट राजा और उसने राजा के बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं किया। राजा का मर्डर कैसे हुआ, वो इतने दिन कहाँ था और उसने जब घर पे कॉल की तो उसने राजा के बारे में क्यों नहीं पूछा। इस कॉल ने काफी ज्यादा सवाल जन्म दिए बट राजा की फैमिली शोक में थी जिसकी वजह से उन्होंने इन सब बातों को इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज। जो सोनम रघुवंशी है, तो रात के 1 बजे पीछे रोड से आ रही थी पैदल। फिर मेरे पास आती है और पूछती है, मतलब मेरे हेल्प मांगती है, मोबाइल मांगती है। हम पूछते हैं क्या हुआ आपका मोबाइल, बोलती है मेरा मोबाइल चोरी हो गया है और थोड़ा अर्जेंट है, आप बात करा दीजिए। कुछ देर ही बात करती है, फिर वो बहुत ज्यादा भावुक होकर रोने लगती है। मैं उन्हीं के पास आके पूछा, दीदी आपके साथ क्या हुआ, तुम बताएंगे? तो बता रही थी मैं मेरा शादी हुआ था, गए थे घूमने मेघालय, और इस रास्ते में मतलब गाना चोरी करते टाइम उनके पति मतलब बचाव करते हैं, उसी टाइम उनके पति को मार दिया जाता है। और मैंने बताया उसके बाद वो बेहोश, फिर यहाँ पे कैसे आए, ऐसा कुछ हो कैसे। ड्यूरिंग कॉल सोनम कंटिन्यूअसली वो रो रही थी। जिसके बाद सोनम के भाई ने ढाबे वाले से बात कर कहा कि लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दे ताकि एटलीस्ट सोनम सेफ हो सके। एक और इम्पोर्टेंट बात ये भी थी कि पुलिस को अभी तक कोई सबूत नहीं मिला था कि राजा का मर्डर कैसे हुआ और यहीं से इस केस ने टोटली अपोजिट टर्न लिया। दोस्तों, आप हैरान रह जाओगे इस केस में आगे क्या होने वाला है। वैसे तो इस केस को लेकर काफी ज्यादा थ्योरीज मीडिया में घूम रही थी, जैसे किसी ने राजा का मर्डर कर दिया और सोनम को किडनैप कर लिया। इवन लोकल गाइड का बयान सामने आने के बाद एक फिर ये भी दिखा कि इन्होंने राजा का मर्डर किया और सोनम को किडनैप कर लिया। सोनम की वापसी के बाद एक थ्योरी मीडिया में ये भी घूम रही थी सोनम ने ही ये सब कुछ किया क्योंकि सोनम क्राइम सीन से काफी ज्यादा दूर मिली थी और सोनम को ये बात याद भी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश कैसे पहुंची। अराउंड 2:30 AM गाजीपुर पुलिस रीच काशीडांगा, जहाँ पे उन्होंने सोनम को मेडिकल चेकअप के लिए कॉलेज भेजा जहाँ उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला था। और उसी दिन अराउंड 6:30 PM मेघालय के कुछ ऑफिसर आए जिन्होंने सोनम से मुलाकात की और केस के बारे में पूछा कि सब कुछ कैसे हुआ और सोनम यहाँ कैसे पहुंची। और नेक्स्ट डे सोनम को वापस मेघालय लेके जाए थे क्योंकि ये केस मेघालय का था और सारी कार्रवाई वहीं होनी थी। और यहीं से इस केस ने टोटली अपोजिट टर्न लिया। सोनम पूरी पूछताछ के दौरान या तो खामोश थी या अपने बातों को घुमाने की कोशिश की या उसका एक ही जवाब था, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, विच वॉज वियर्ड। इवन सोनम को ये भी नहीं पता था कि वो उत्तर प्रदेश काशी ढाबा कैसे पहुंची। इवन उसको कुछ भी याद नहीं था। सोनम के पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था कि राजा का मर्डर कैसे हुआ, वो उत्तर प्रदेश कैसे पहुंची, तो राजा के साथ क्या हुआ। और यहीं से आता केस का वो टर्न जिसने इस केस को पलट के रख दिया। कड़ी पूछताछ के बाद सोनम टूट गई और उसने राजा के मर्डर का कन्फेस कर लिया। पुलिस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि सोनम ने इंटेंशनली अपने पति राजा का मर्डर करवाया because she was having affair with Raj Kishwa even before marriage about 2 to 3 years। इवन पुलिस ने ये भी बताया कि सोनम ने पुलिस को बताया कि उसने राजा को मरवाने के लिए 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए जिनको उसने 50,000 इंडियन रुपीज दिए राजा को मारने के लिए। और यही वो 3 लोग थे जिनके साथ राजा और सोनम को उस गाइड ने देखा था। कुछ ही दिनों में पुलिस ने सभी मर्डर्स को अरेस्ट कर लिया जो थे राज किशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी। पुलिस का स्टेटमेंट था कि सोनम वॉज द किलर बट सोनम की फैमिली कंप्लीटली इस बात को डिनाई कर रही थी। सोनम के फादर का कहना था कि सोनम को फ्रेम किया जा रहा है स्टेट की रेपुटेशन को बचाने के लिए, वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को रद्द कर रही थी। बट आफ्टर सम टाइम सोनम ब्रदर गोविंद कन्फेस इन फ्रंट ऑफ द मीडिया कि सोनम वाज द किलर एंड ही इज 100% श्योर। तो कुछ मिल रहे हैं उसी ने ये काम कराया और करवाया गया है। उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ।
और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय है। इवन सोनम कमाई राजा के घर भी गए और उसकी फैमिली से माफी भी मांगी और उनके दुख में साथ देने की कोशिश भी की। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो बच राज कुशवाहा। राज कुशवाहा आखिर था कौन, जिसके लिए सोनम ने इतना इंतहाई कदम उठाया और अपने ही पति का मर्डर कर दिया। सो दोस्तों, सोनम की मुलाकात राज कुशवाहा से अपनी फैक्ट्री में 3-4 साल पहले हुई थी, जहाँ राज वॉज वर्किंग इन अ बिलिंग डिपार्टमेंट, सोनम अकाउंट संभालती थी। इवन राज जो है सोनम के घर से काफी ज्यादा नजदीक रहता था, तो दोनों में ऐसा ऐसा दोस्ती भी बात होने लगी एंड दे फॉल इन लव। इवन सोनम ने अपनी फैमिली को बताया था कि शी लव्स राज। इवन सोनम ने अपनी फैमिली को बताया था कि शी लव्स राज एंड शी वांटेड टू मैरी विद राज। सोनम की फैमिली इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि राज वॉज ऑफ डिफरेंट कास्ट। इवन फाइनेंशियली भी वो काफी ज्यादा लो था। सोनम जिस फैक्ट्री के मालिक थे वहाँ वो बिलिंग डिपार्टमेंट में काम करता था। इवन सोनम ने अपनी मदर को बताया कि वो राज से शादी करना चाहती है, काफी ज्यादा उसने फोर्स भी किया था। उनकी फैमिली ने फोर्सफुली सोनम की राजा से शादी करवाई। इवन सोनम ने अपनी मदर को वार्न भी किया था कि आगे तू कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदार नहीं होगी, और उसने वही किया कि उसने राजा का मर्डर कर दिया। दोस्तों, सोनम ने राजा के मर्डर की प्लानिंग फेब्रुअरी से ही शुरू कर दी थी। इवन तब उसका रिश्ता हुआ था तब से ही, इवन शादी से 3 या 4 माह पहले। क्या करा जाए, किस तरीके से जान छुड़ाई जाए, किस तरीके से राजा का मर्डर किया जाए। सो दोस्तों, इस केस में काफी ज्यादा चीजें थी जो वियर्ड थी, काफी ज्यादा डिफरेंट थी। अगर उस पर ध्यान दिया जाता तो शायद आज राजा जिंदा होता। जैसे कि फोर्सफुली मैरिज, सोनम का अफेयर, राजा ने जो चीजें नोट की, उसकी मदर ने जो चीजें नोट की, अगर उन चीजों में पहले एक्शन लिया होता तो शायद राजा जिंदा होता। मुझे इस केस में काफी ज्यादा चीजें जो वियर्ड लगती है, जैसे कि सोनम राजा को मर्डर तो कर सकती थी बट अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकती थी, भाग नहीं सकती थी। सो दोस्तों, अपना ख्याल रखो, चीज़ों को रिस्पॉन्ड करो, चीज़ों को नोटिस करो और हर चीज़ का टाइम पे एक्शन लो। तो दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और देखते रहो अपने चैनल फ्रांस वर्ल्ड इंडिया को, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।